तो गुड इवनिंग सर। हम लोग पढ़ रहे थे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हो रही थी। बेटे वॉइस पहुंच रही है हमारी आपके पास, थोड़ा कंफर्म कर दें। यस सर। हेलो हेलो। तो ये क्वेश्चन करना, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड इन्होंने दिया हुआ है, वेक्टर एफ, ये सामने लिखा है, ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर। आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी और अपर सरफेस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ये चीज दी है। फिर आपको ये फुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, यूनिट स्फीयर है। तो यूनिट स्फीयर सपोज करो कुछ ऐसा है, हेमीस्फीयर, यूनिट स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, और रेडियस यूनिटी होती है, थ्री डायमेंशनल ओरिजिन और रेडियस इसकी 1। तो ये वो हेमीस्फीयर की बात कर रहा है। ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, और इसका एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन। इसका जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप प्रोजेक्शन देखोगे, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जब हेमीस्फीयर को प्रोजेक्ट करोगे, ऐसे अगर ये आपको पीस दिखता है थोड़ा बहुत, यस, ये मान लो कि इसका सर्कल है, हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का ये नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट। अगर इस पार्ट को प्रोजेक्ट करोगे, नीचे सर्कल बनेगा और फुल सर्कल बनेगा। हेमीस्फीयर भी है ना, तो भी सर्कल फुल बनेगा। हेमीस्फीयर बीच से होता है, ये हेमीस्फीयर है, उसका ये रख लो आप। तो इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सर्कल फुल नजर आएगा, ऐसा, क्योंकि उसमें कर्व की जरूरत होती है। तो कर्व क्या होगा यहाँ पर, फुल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्रोजेक्शन ऑफ हेमीस्फीयर ऑन एक्स वाई प्लेन on xy plane is a circle of radius unity centered at origin। ठीक है, तो ये सर्कल हमारे काम आएगा जब हम स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करेंगे, तो इसकी जरूरत पड़ी। और ये एक्स वाई प्लेन सर्कल। बस क्वेश्चन तो इतना ही इन्होंने दिया हुआ। क्वेश्चन आप फिर से रीड कर लो, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड ओवर द अपर। एग्जाम में हेमीस्फीयर ही लिख के आएगा, क्योंकि फुल स्फीयर जो है, फुल स्फीयर का जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन वो सर्कल नहीं होता। हेमीस्फीयर का जो प्रोजेक्शन है, हेमीस्फीयर का जो ये पार्ट है ना, कटा हुआ पार्ट, इसकी वजह से प्रोजेक्शन फुल सर्कल हो जाता है। और फुल स्फीयर का जो प्रोजेक्शन है वो उस एक्स वाई प्लेन पे बनता ही नहीं है, पॉइंट बन जाता है। इसकी वजह से वो एग्जाम में आया। तो अब बीच में मैंने लिख रखी है वो थ्योरम, एफ डॉट डी आर इज डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। अब देखिए पीयू 2008 में आया था क्वेश्चन, और इसी पैटर्न के आ रहे थे। हेमीस्फीयर इंपॉर्टेंट है, 2008 में तो ये खुद आया था, पर ये नंबर बदल बदल ना क्वेश्चन आ ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। तो कर्ल एफ डॉट एन डी एस वो पहले कर लेते हैं, हमारी अपनी इच्छा है कि एफ डॉट डी आर करना चाहो तो एफ डॉट डी आर कर लो, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं। चलो एफ डॉट डी आर कर लो, सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर, एफ हमें पता है, हमारा एफ ये है 2x माइनस बाय आई, लिखा हुआ वहां सामने, मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख के देंगे,
जे वाई स्क्वायर जेड टी, ये हो गया एफ, और डॉट प्रोडक्ट ले लो डी आर के साथ, तो आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, और इंटीग्रल का साइन लगा दिए, फुल सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट होगा, सर्कुलेशन है, लाइन इंटीग्रल है, सर्कल के ऊपर ये इवैल्यूएट किया जाएगा। अभी देखो इवैल्यूएशन भी कर देते हैं। ओके, 2x माइनस बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस बाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस बाई स्क्वायर जेड डी जेड, ये आपका फुल सर्कुलेशन है। अब उसमें z जीरो है क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल सर्कल के लिए z जीरो, तो डी जेड भी जीरो। अब देखना z जीरो तो डी जेड जीरो। इसके अलावा सर्कल है तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू y इक्वल टू ए साइन टी, पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा देंगे। पैरामेट्रिक्स ना ये इजी पड़ता है क्वेश्चन, और भी तरीके हैं पैरामेट्रिक से हम लोगों को इजी पढ़ा करता है। तो ये पहले तो इसको ठीक कर देता हूँ, 2x आ गया और dx आ गया, उधर z0 केवल 2x dx आए सारा, और इसके 2x माइनस बाई, बाई बचेगा, मैं गलती कर रहे, जेड जीरो है ना, 2x माइनस बाई डी एक्स, और z जीरो होने की वजह से ये दोनों में हो गए। अब क्या करना है, अब वो सर्कल है तो सर्कल के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस की हेल्प ले लेते हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये इंटीग्रल इजी पड़ा करता है, तरीके और भी है उनसे लेंथी पड़ता है। तो x इक्वल टू कॉस टी, एक मिनट इधर देखना, मान लो आपके पास ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस अभी याद कर लो, x इक्वल टू ए कॉस टी, y इक्वल टू ए साइन टी, और फुल सर्कल के लिए t लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये हमें टू मेमोरी याद करके रखो, बिल्कुल पहले से याद होगा, नहीं याद है तो अब याद कर लो, कोई टेंशन नहीं। इससे जो सर्कल है ना वो इजी पड़ जाएगा आपको, इंटीग्रल इजी पड़ जाएगा। x cos t हो गया y sin t, और dx की वैल्यू माइनस साइन टी डी टी, t lies between 0 and 2 pi, t lies between 0 and 2 pi होता है, तो वो लिख बस अभी कर देता हूँ मैं। बाकी ये लेंदी होते हैं, केवल क्वेश्चन मोस्टली नॉन आता है एग्जाम में, ये इसमें एडवांटेज भी है क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 to 2 पाई लिमिट कर दी हमने, x की वैल्यू cos t, y की वैल्यू sin t, और dx की वैल्यू माइनस sin t dt। This can be written as माइनस 2 sin t cos t को ना sin 2t लिख सकते हैं, ये वाला माइनस बाहर चला गया, ये तो माइनस ये यहां पर आ रहा है, साइन टी इंटू 2 कॉस टी ये हो गया, फिर माइनस साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी, देन डी माइनस साइन 2t का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस 2t बाय 2 लिमिट 0 to 2 पाई, और इसे देखो 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी माइनस, ओके,
अच्छा, t की वैल्यू 2 पाई डालोगे यहाँ तो cos 4 पाई हो जाएगा। cos 4 पाई ना 0 होता है, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल 0 होता है। तो cos 4 पाई क्या हो गया, cos 0 का मतलब 1 माइनस 1/2, फिर प्लस आएगा cos 0 1/2, ये तो हो गया वैनिश। अब रह गया ये, इसमें रिप्लेस t बाय 2 पाई माइनस t and function is not affected. Replace t by 2 pi minus t और फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज की आपको बहुत प्रैक्टिस हमने करके दी है। आगे ये माइनस माइनस +2 हो गया। अगेन रिप्लेस t बाय पाई माइनस टी, देखो मैं करके भी दिखा दूं, साइन स्क्वायर पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी इज साइन टी, तो ये साइन टी का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, वापस आ गया। सो रिप्लेस टी बाय पाई माइनस टी, फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड, देयरफॉर इंटीग्रल विल बी डबल्ड, लिमिट विल बी हाफ्ड। 2 2 4 हुआ, और इसमें अप्लाई कर दो वालीज फार्मूला, 2 माइनस 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, नीचे आ जाओ 2 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू पाई बाय 2 ओनली व्हेन एन इज इवन। वाली फार्मूला नहीं आता है तो 1 माइनस कॉस 2t बाय 2t भी इंटीग्रेट हो जाता है। ये पाई आ गया उसका स्टोक्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड, एफ डॉट डी आर, और इजी मेथड से हमने करके दिया। पैरामेट्रिक इक्वेशन से ये इजी पड़ता है और डायरेक्ट करने पर ये लेंदी पड़ता है सॉल्यूशन। तो जो इजी वाला वर्जन था वही करना था, वही किया हमने। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट आपको करके देते हैं, जो कर्ल एफ डॉट एन डी एस होता है। सो वेक्टर एफ मैं रिकॉल करता हूँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो वेक्टर है ये था, ये वाला उसका कर्ल निकालना पड़ेगा फर्दर। अब राइट साइड की तैयारी हो रही है। वेक्टर एफ 2x माइनस बाय, ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूं, कॉमा माइनस बाई जेड, इसमें माइनस बाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस बाई स्क्वायर जेड, ये अपना वेक्टर एफ 2x माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस कर्ल निकालेंगे, फिर डॉट एन क्या करेंगे, कर्ल एफ हुआ। कर्ल के लिए तो वो डिटर्मिनेंट आई जी के, फिर डेल ऑपरेटर डी डी एक्स डी डी वाई डी डी जेड, उसके बाद ये कंपोनेंट्स 2x माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, आई के साथ डी डी वाई ऑफ दिस माइनस 2 बाई जेड प्लस डी डी जेड ऑफ दिस 2 बाई जेड, ये तो 0 ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, माइनस जे के साथ में देखता हूं, रो कॉलम कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ दिस 0 माइनस डी डी जेड ऑफ दिस भी 0। अच्छा, के साथ में आया, रो कॉलम कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ दिस 0 माइनस डी डी वाई ऑफ दिस इज -1। ये सारा मटेरियल के इक्वल आ गया। कर्ल एफ इसका आसान सा निकला, क्योंकि आई भी कैंसिल, जे भी कैंसिल, के आया। सो डबल इंटीग्रल था वो, राइट हैंड साइड क्या थी अपनी, डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, ऐसे व्हाट, सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर, हाफ स्फीयर, अपर पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसको हम लोग सरफेस के ऊपर है तो रीजन पे
ले आते हैं। कर्ल एफ की वैल्यू के डॉट एन फिट कर दी, और जब रीजन आ गई, एक्स वाई प्लेन आ गया उसका प्रोजेक्शन, तब dx अगर आपको याद हो dx dy मॉड n डॉट के होता है, याद कराया था मैंने, ये dx dy अपॉन मॉड n डॉट के होगा। और जब dx dy हो गया, अब एन कैप की वैल्यू भी के हो गई। अभी पहले एन कैप की वैल्यू के नहीं थी, वो सरफेस के ऊपर एन कैप था। वो जो सरफेस था ना यहाँ पे हेमीस्फीयर का सरफेस, तो एन कैप को ये था, पता नहीं के था क्या था। लेकिन जब एक्स वाई प्लेन पे आ गया, ये प्रोजेक्शन हो गया एक्स वाई प्लेन में, अब एन कैप की वैल्यू के आपको अलाउड है। तो अभी ये वैल्यू है, डाल देता थोड़ा सा काम, so that right hand side becomes double integral over that circle, रीजन सर्कल, और एक्स वाई प्लेन है, तो एन कैप की वैल्यू क्या हो गई, के फॉर एक्स वाई प्लेन। बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। रीजन के लिए एन कैप के होगा, लेकिन अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो वो ग्रेड फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई होता है, ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। सरफेस इज सरफेस, अगर सरफेस इंटीग्रल डायरेक्ट इवेल्युएट करोगे तो एन कैप की वैल्यू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई डालनी पड़ेगी। यहां हमने क्या किया, रीजन में कन्वर्ट कर लिया, रीजन में कन्वर्सन अलाउड है। तो ये हो गया एन कैप डॉट एन कैप dx dy अपॉन, मैंने ना एन कैप के कैप लिखना था दोनों को, के डॉट के, दोनों मतलब इक्वल हो गए, के लिखोगे, लेकिन मॉड के डॉट के ओवर द सर्कुलर रीजन, यस रीजन क्या सर्कल, के डॉट के 1, वो वाला के डॉट के भी 1, तो डबल इंटीग्रल 1 dx dy ओवर फुल सर्कल। आपको अगर याद हो 1 dx dy को एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं, एरिया ऑफ फिगर कहते हैं, dx dy dz को वॉल्यूम कहते हैं, 1 dx dy dz इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो इसे इवैल्यूएट नहीं करना, लिमिट भी डाल के किया जा सकता है, पर कोई फायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखिए। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है ये, और एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 1, रेडियस 1 चल रही है, तो पाई आ गया। एलएचएस हमारी पहले से ही पाई आई हुई है, आरएस अब पाई हो गई। तो इस तरह से एलएचएस एंड रिजल्ट इज एस्टैब्लिश्ड प्रूव्ड। बेटे डाउट पूछ सकते हैं, कोई डाउट हुआ रास्ते में जरूर पूछिए, बताऊंगा। ना डाउट हुआ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, हेमिस्फीयर का क्वेश्चन इन नंबर बदल के ना आता ही रहता है। फिर मैं एक प्रैक्टिस और करके देता हूं। और वो पैरामेट्रिक इसलिए तो काफी इजी पड़ा, नहीं तो ये काफी लेंथी इंटीग्रल होता है इसका। पैरामेट्रिक से इजी पड़ जाता है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने पैरामेट्रिक से इजीली करके दिया। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, वन मोर प्रैक्टिस ऑफ हेमिस्फीयर। ये था क्वेश्चन 2। वी मूव टू दिस क्वेश्चन 3 2005 और 12 में आया, और सिमिलर क्वेश्चन बहुत बार आई, बहुत बार। सिमिलर का मतलब ये वेक्टर आपको बदल देते हैं। हेमिस्फीयर जनरली सेम रहता है, हेमिस्फीयर नहीं बदलते, ये चीज बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एफ आपकी थोड़ा पहले से छोटा है, स्मॉल है, तो एफ डॉट एन डी एस, स्टोक्स थ्योरम तो हमें याद होती है थोड़ी सी, कर्ल एफ डॉट एन डी एस। क्वेश्चन 3, सर्कुलेशन एफ डॉट डी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। और फिर से इन्होंने लिखा अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर। ये लैंग्वेज देगा, फुल स्फीयर नहीं देगा वो। फुल स्फीयर का जब प्रोजेक्ट करे ना तो सर्कल नहीं बनता, एक पॉइंट बनता है। या हेमी स्फीयर प्रोजेक्ट करे
तो हेमीस्फीयर में वो नीचे एक सर्कल इन्वॉल्व होता है, जैसे ये हेमीस्फीयर है ना, हेमीस्फीयर है, तो यहाँ पे एक सर्कल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वो सर्कल का जो प्रोजेक्शन ऐसे जब करते हैं तो वो एक्स वाई प्लेन, यहाँ नीचे इसका प्रोजेक्शन आ जाता है, वो सर्कल आ जाता है। ये रीजन है, सब ये हेमीस्फीयर लिखते हैं। मतलब आप ये सोचना नहीं कि स्फीयर दे दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं है, स्फीयर देगा नहीं, अपर हाफ स्फीयर लिख के देना ही पड़ेगा उसको। ओके, तो एफ डॉट डी आर रहा ये, वेक्टर है लिखता एक्स, ये वेक्टर डॉट डी आर है अपना, डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड, और कर लो डॉट प्रोडक्ट, तो वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स डी जेड। सर्कुलेशन, अभी सर्कुलेशन लगाते जाओगे तब तक आपको कल राइटिंग का जरूरत नहीं पड़ता। और लाइन है तो इसमें क्या है, प्रोजेक्शन लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपर हाफ, इसका अपर हाफ, उसका प्रोजेक्शन एक फुल सर्कल। फुल सर्कल है और इसलिए z की वैल्यू 0, dz की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, n कैप की वैल्यू क्या हो रही है, z की वैल्यू 0, की वैल्यू अभी चाहिए, और x की वैल्यू cos t, xy चाहिए, यस, y की वैल्यू sin t, और वो क्या 0, t lies between 0 and 2। सारा मटेरियल आपका अच्छा सा रेडी हो गया। दैट लेफ्ट हैंड साइड मूव्स फर्दर, और देखो z0 होने के पर आपको y dx, इंटीग्रल y dx, y की वैल्यू sin t, dx की वैल्यू माइनस sin t dt। दिस can be written as follows, माइनस, तो लिमिट लगा दीजिए 0 to 2 पाई, सर्कल है पूरा, साइन स्क्वायर टी टी, ये आपने थोड़ी देर पहले इवैल्यूएट किया भी था। डबल करें तो इफ यू डबल लिमिट विल बी हाफ, अगेन डबल तो -4 टाइम्स लिमिट विल बी फर्दर हाफ्ड, और ये आपका π/4 हो गया। π/4 वाली फार्मूला, अदरवाइज मैं तो एडवाइस करूंगा साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी, 0 to π/2 के अंडर में π/4 होते हैं ऑलवेज, तो मैं एडवाइस करूंगा सीधा याद कर लो, मैंने तो याद किया हुआ, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी दोनों 0 to π/2 के अंडर में π/4 ही होते हैं। वाली फार्मूला लगाओ लगेगा, 4 रुपया में कोई टाइम नहीं लगता। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड माइनस पाई आ चुकी है, लास्ट टाइम ये ही प्लस पाई आई थी, और जबकि फंक्शन काफी बड़ा हुआ उस बार, इस बार फंक्शन चेंज है फिर भी माइनस पाई आंसर आया हुआ है। नाउ वी विल इवैल्यूएट राइट हैंड साइड ऑफ द थ्योरम। So try right hand side now. Curl f dot n ds, ये वेक्टर f लिखा था आपने ऊपर, उसका कर्ल f निकालेंगे, डॉट n करेंगे, क्यों नहीं, कर्ल f is equal to this determinant ijk in first row, d dx d dy d dz in second row, zx in third, मेरी रिटर्न है i के साथ ये 0 -1 आएगा, j के साथ में ये आएगा माइनस j के साथ में रो कॉलम डी dx ऑफ 1 माइनस डी dz ऑफ 0 विद k के साथ कॉलम डी ऑफ दिस 0 माइनस डी dy ऑफ दिस 1, और इस तरह से ये माइनस i माइनस j एंड माइनस k, मतलब माइनस टाइम्स
माइनस कॉमन ले लो आई प्लस जे प्लस के। अब राइट हैंड साइड ऑफ ओवर सरफेस कर्ल एफ डॉट एन ds। ये एस क्या था? सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। और इसका प्रोजेक्शन कंसीडर कर लो, रीजन half hemisphere, yes, projection of half sphere of hemisphere on xy plane or BT circle, full circle, square plus y square equal to 1. Curl F is minus I plus j plus k। और इस केस में एन कैप की वैल्यू के हो गई, रीजन के बाद के हो गई। सरफेस पे रह रहे हो तब तक एन कैप के नहीं है, और तब तक एन कैप की वैल्यू है ग्रेडियंट फाई बाय मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई। आता वो भी के ही है, के ही आना है, लेकिन वो देर में आता है। ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ग्रेड फाई से निकालो तो निकलेगा क्या? के निकलेगा। उसे तो टाइम काफी लग जाता है। ये आसान काम है, इजी वर्क है और करेक्ट है। डॉट एन एन कैप आई बन गया, और जब एन कैप आई बन गया तो डीएस भी बन गया dx dy अपॉन एन डॉट के एन डॉट के। मैंने बाई एक्स प्लेन पे जो नॉर्मल है ना वो के है। ये एन कैप भी अभी के मैं लिख दूंगा, अभी फार्मूला लिखा, अभी के लिख देता हूं। सो right hand side moves further, इस वैल्यू माइनस डबल इंटीग्रल ओवर ये के डॉट के 1 आई डॉट के 0 जे डॉट के 0 1 हो गया, और वो क्या हो गया? dx dy मॉड के अंदर फिर से के डॉट के 1 होता माइनस 1 dx dy ओवर फुल सर्कल। ये आप सर्कल है, ये करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आप सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 1 है यहाँ। सो LHS इज इक्वल टू आर। तो फिर से चले करा दी हेमिस्फीयर की। सिमिलरली एवरी सच क्वेश्चन कैन बी डन इन। अब आप देखो डाउट कंफ्यूजन जरूर पूछो, और हेमिस्फीयर के दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट में दिए हुए हैं। डाउट होगा ही नहीं, दो से ना क्वेश्चन सभी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपको ये स्टोक्स थ्योरम प्रूव करके भी देते हैं। इसका प्रूफ स्लाइड लेंथी होता है, समझ में आ जाएगा। आप जरूर करिए, एग्जाम में आ जाए तो लिख देंगे। ये है डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। तीसरी होती है तो ग्रीन थ्योरम में करा चुका हूं, गॉस की थ्योरम सामने दिख रही है, और स्टोक्स थ्योरम अगले दिन प्रूव कर देंगे, और ये टॉपिक वहीं पर जाके कंप्लीट हो जाएगा। स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब डाइवर्जेंस थ्योरम आपके 2 थिंग्स से ये छूटे हुए, ये करके ये टॉपिक वहीं पर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस थोड़ा बहुत आपको याद हो तो इसका मेजर पार्ट ये होता है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ मतलब डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस एफ बोलते हैं, ओवर द वॉल्यूम डीवी वॉल्यूम ओवर द वॉल्यूम वी गिवन बाय एफ डॉट एन ds ओवर द सरफेस एस। पहले तो एग्जाम में आया तो ये लिखना, उसके बाद इसकी डिटेल कि ये वेक्टर एफ क्या है। वेक्टर एफ ए वेक्टर फंक्शन
वेक्टर फील्ड कुछ भी लिख देना। वेक्टर एफ इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। डीवी क्या है? डीवी वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज पीस वाइज स्मूथ सरफेस एस। आप थोड़ा कम लिख देना, बी इज वॉल्यूम, वेक्टर एफ इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डीवी इज वॉल्यूम एलिमेंट, एनकैप इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सारे वेक्टर कैलकुलस में आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल्स होते हैं, तो ये वही है। तो एफ डॉट एन, ये तो दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट है, और डीएस दिस इज ओवर द सरफेस। तो सरफेस किसका है? वही जो वॉल्यूम जिस सॉलिड का वॉल्यूम है उसी सॉलिड का सरफेस है। एन कैप इज आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल। तो आपको क्या करना, पहले ये लिख देना और फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, ये वी क्या है, ये वेक्टर एफ क्या है, ये एन कैप क्या है, ये सरफेस क्या है। बिल्कुल ऐसे लाइन वाइज भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ये लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। और लैंग्वेज अगर याद करो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं तो ऐसे लिखता था खुद अपने एग्जाम्स में, पहले नहीं, पहले इसको यहाँ पे लिख और फिर ऊपर इनकी डिटेल देने लग जाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की डिटेल। तो ये है डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। प्रूव करने के लिए इसको ना कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहला काम तो ये है, इसका कार्टेशियन वर्सन वही प्रूव होता है। ये तो बाद में लिख देते हैं पहले, लेकिन प्रूव कार्टेशियन वर्सन करना पड़ता है। तो कार्टेशियन वर्सन इसका है क्या, वो निकालते हैं, करते हैं। तो इसका कार्टेशियन इक्विवेलेंट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जनरली लोगों को याद होता है, आपको भी देखो अभी याद आ जाएगा, काफी दिन हो गए ना, इसलिए df1 by dx df2 by dy प्लस df3 by dz, इसी को डाइवर्जेंस f कहते हैं। सेवरल टाइम्स आपने यूज किया। और dv कहते हैं dx dy dz को, वॉल्यूम एलिमेंट। अब एफ डॉट एन कहते हैं कुछ इसको f1 d by dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy। और ये निकल आता है, कैसे निकलता है? वेक्टर एफ डॉट एन, फिर ds को लिख dx dy अपॉन n डॉट के, ऐसे करके निकलता है dx dy, कभी d by dz n डॉट के, ऐसे करके धीरे धीरे, मतलब तीन पार्ट में इसको दिस प्लस दैट करके फिर ये निकलता है 3 पार्ट में। तो बस ये याद कर लो, मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओवर द सरफेस एस। तो कार्टेशियन इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख दोगे, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। और हाँ, dx dy dy dz है तो इसमें सरफेस के रीजन में लिख सकते हो, प्रोजेक्शन हो गया dy dz dz dx dx dy, तो रीजन में आप डाल सकते हो। अब आपको क्या करना, एक फिगर आपको देता हूँ, क्योंकि फिगर ग्रीस थ्योरम में भी फिगर थी, इसमें भी फिगर है। तो फिगर मैं ओरिजिनली बनाऊं, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, तो ये फिगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। तो इसी फिगर के लिए वो थ्योरम प्रूव की जाती है, ठीक है। तो फिगर इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। क्या देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट क्लोज्ड surface S is such that any line parallel to coordinate axis cuts S in at most one segment or a point। मतलब कहने का कि कोई ऐसा सरफेस है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, x एक्सिस के या y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा करें, तो इस कर्व को, इस सरफेस को एक सेगमेंट में कट करेगा या कुछ पॉइंट पे कट कर दे। 1.1 सेगमेंट में लाइन बनेगी, जैसे काटोगे तो लाइन बन सकती है,
या फ्यू पॉइंट्स बन सकते हैं, वो ऐसे लिखे। ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे सरफेस के दो पार्ट हो जाते हैं। तो आप ये अगर मान लो नहीं याद करना तो आप ऐसे लिखना कि बी प्रूव द थ्योरम फॉर सरफेस एस हैविंग टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। बी प्रूव द थ्योरम ऐसे बोलना, अच्छा, थ्योरम फॉर सरफेस एस हैविंग टू पार्ट्स, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, हैविंग टू पार्ट्स, सरफेस के दो पार्ट होने चाहिए, टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर बोल देना, तो आपको डिटेल कम देना पड़ेगा। अब फिगर में ये नीचे तो सिलेंडर बना हुआ है, नीचे ऊपर की साइड में सिलेंडर नहीं बना है, वो दो पार्ट बने हुए हैं सरफेस के। तो नीचे सिलेंडर बना है, तो ऊपर देखिए एक पार्ट ये है, ये देखिए ऐसे अंदाजे से थोड़ा सा बना देना, एक पार्ट ये है और एक पार्ट नीचे है, दो सरफेस, वो S1 है, उस पार्ट का नाम हमने यहां रखा है S1 और उसकी इक्वेशन रखी हुई है Z इक्वल टू जी एक्स बाई, Z इक्वल टू जी एक्स बाई, और नीचे वाले सरफेस को रखा हमने Z इक्वल टू एफ एक्स बाई, सरफेस की इक्वेशन। तो इसी के लिए वो थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है। तो दूसरा देखो अलग बन जाए, कलर देखो ये बन तो गया, ये इसका लोअर पार्ट है, अपर पार्ट S1, लोअर पार्ट को हमने S2 से डिनोट किया, जो यहां नीचे आके लिखा इधर S2। फिर ये जो लाइन ड्रा की ना ऐसी, ये प्रोजेक्शन शो करने के लिए, लाइन ड्रा नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन तो यह इनका जो इस सरफेस का जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो ये आ रहा है, यह है प्रोजेक्शन ऑफ फुल सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन। ये रीजन है। अब ये क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन कंसीडर किया हुआ है और सरफेस हमने इस तरह से लिया कि जो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है ना, तो प्रोजेक्शन के हिसाब से जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर की, वो के कैप है। ये मतलब ये डायरेक्शन समझो, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये क्या है, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन है और वो उसकी डायरेक्शन हमने के ली हुई है, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन। जो एन कैप है वो तो ग्रेड फाइव और मॉड ग्रेड फाइव होता है, तो ये हमने के लिया और ये के हमारा सरफेस का नॉर्मल नहीं है, ये रीजन का नॉर्मल है, बिल्कुल एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल है, लेकिन ये सरफेस का नॉर्मल नहीं है। ये के कैप, ये हमने जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो की है, इसकी हमें जरूरत है। आप बोलोगे फिर नॉर्मल कहां गया, तो नॉर्मल हमने थोड़ा इधर को बनाना पड़ गया, क्योंकि हम के की डायरेक्शन में अब नॉर्मल नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने नॉर्मल की डायरेक्शन स्लाइटली इधर को ये ले ली। पैरेलल नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, ये एल्सवेयर है, लेकिन नॉर्मल कहीं भी होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और आउटवर्ड नॉर्मल हमने यहाँ वेक्टर एन1 लिख दिया है, तो ऊपर का ये n1 है और ये k है, n1 और k के बीच का एंगल गामा1 लिख दिया। कुछ वैसे कुछ एक जगह पर जरूरत पड़ती है इस एंगल की, तो ये कंस्ट्रक्शन है, इनके बीच का एंगल हमने गामा1 ले लिया है। इधर क्या हुआ, इधर आपका सरफेस S2 और इसमें ये नॉर्मल वेक्टर है, किसका, नीचे वाले सरफेस का जो नॉर्मल है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ये इसकी डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ नहीं ले सकते, जबकि ये आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, मतलब इसका जो इंक्लिनेशन है वो के की तरफ होगा, और जो n2 का इंक्लिनेशन है, ये n2 है, वेक्टर n2,
यूनिट वेक्टर n2 करना चाहिए था। ये इसकी ऑब्ट्यूज एंगल होगा गामा 2। अच्छा वो गामा 2 लिखा था, गामा 2 की हमें जरूरत है, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, इसको हटा के ना यहाँ पे मैं दोबारा से n2 लिख देता हूँ। ये n2 की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर n2, और ये जो एंगल शो कर रहे हैं इसकी भी हमें जरूरत है, इसे गामा 2 बोले, और ये ऑब्ट्यूज होगा। क्यों, फिगर जो बनाओगे उसमें गामा 1 तो एक्यूट एंगल होगा ही होगा। क्यों एक्यूट होगा कि उसका जो इंक्लिनेशन है वो k की तरफ होगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अगर आप इधर की तरफ करोगे नीचे की तरफ तो ये इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, सरफेस के अंदर घुस जाएगा। तो सरफेस से बाहर की तरफ जो नॉर्मल है वो एक्यूट एंगल गामा 1 एक्यूट होगा, तभी वो सरफेस के बाहर की तरफ होगा। ये जो गामा 2 है ये ऑब्ट्यूज बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो सरफेस के अंदर की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो गामा 1 एक्यूट है यहाँ पर और गामा 2 ऑब्ट्यूज एंगल है। इस कंस्ट्रक्शन के बेस पर अब हम लोग थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ ये थोड़ा सा इसी वाला वर्षन प्रूफ कई बार ना काफी टफ सा भी होता है, ये तो काफी ठीक सब बता रहा है, इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम हमारा चलने वाला नहीं, समझोगे नहीं ना एग्जामिनर समझेगा, तो इतना काम हमें करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ, ये वर्षन अब इसमें एक बात क्लियर हो गई कि z की जो लिमिट है, z की वैल्यू मिनिमम क्या है fx, मैक्सिमम क्या है gx, क्योंकि वो ऊपर वाला सरफेस है नीचे वाला सरफेस है। तो इसको बोल देंगे क्लियरली z लाइज बिटवीन fx एंड gx। z की लिमिट की हमें जरूरत पड़ती है, और हमें ज्यादा जरूरत है नहीं, और वो काम रीजन आर से ऐसे यूं ही चला लेते हैं। अब हमें कंसीडर करते हैं इसी ट्रिपल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू z dv ओवर द वॉल्यूम v। हमारा ये है कि इसे हम f3 डॉट n जस्टिफाई कर देंगे। f3 अच्छा kn टाइप जस्टिफाई होगा, थोड़ा बड़ा ही नंबर आएगा, तो मैं एक वर्ड में इसको नहीं लिख सकता कि क्या आएगा। ठीक है, वो दो इंटीग्रल से आएंगे, दो इंटीग्रल यहाँ जनरेट होंगे, तो वो आने तो धीरे धीरे आ जाएंगे। मैंने सोचा एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में इसका रिजल्ट नहीं है, 2 लाइन में, तो आने दो उसको। तो इसे यहां से स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू z dv। ये लिखा वर्षन से लिख के दिया है, इसका कार्टेशियन वर्षन अभी कहीं था, एक सेकंड रुकना, अभी मैं कार्टेशियन वर्षन आपके सामने हो सकते तो वो कार्टेशियन वर्षन वही तो प्रूवेबल होता है, उसी को प्रूव करना पड़ता है। आपको पता कार्टेशियन वर्षन देखो, मैं अभी याद लिख के इधर कर दिया। ये कार्टेशियन इक्विवेलेंट है, ये तो कार्टेशियन इक्विवेलेंट है ना, तो इसका ये वाला पार्ट अब लेके चल रहे हैं, थर्ड पार्ट डी f3 बाय, नहीं तो आप सोच रहे लाया कहां से लिख दिया, थर्ड पार्ट पहले फिर सेकंड और फर्स्ट डायरेक्ट सिमिलरली भी लिख दे तो चल जाता है, लेकिन एक पार्ट आपको कम से कम फुल इवैल्यूएशन करके देनी है, और रिमेनिंग को क्या करना सिमिलरली, फिर बाद में ऐड करना है तो आंसर आएगा बस। ठीक है, ओके। तो df3 बाय dz dv की वैल्यू बस आर्टिकल थ्योरम में तो ये आपका बन गया डेरिवेटिव ऑफ f3 इंटीग्रेट। अगली स्टेज पे करेंगे तो अभी ट्रिपल इंटीग्रल एक बार और बना करने दो, और dz पहले कर दो, फिर dx dy। dz क्यों कर दिया, क्योंकि इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसल कट कर देते हैं, तो dz और इंटीग्रल तब आपको क्या मिला,
डबल इंटीग्रल मिला, और डबल इंटीग्रल हो गया तो ये रीजन आर की इसको लिख सकते। ये क्या हो गया, f3 x बाई जेड, इंटीग्रेट कर दिया हमने ये बात, f3 x बाई जेड, और उधर क्या dx dy। इंटीग्रल था z इक्वल टू f x बाई z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई, यहाँ पे fx मैं बोलता था fx बाई था, लेकिन लिख दिया g ऑफ x बाई। ये अपना g ऑफ x वाई तक है z की वैल्यू। सो दिस कैन बी रिटन एज f3 x बाई z रिप्लेस बाई जी एक्स बाई, z रिप्लेस बाई g कर दो जी एक्स बाई, माइनस f3 z रिप्लेस बाई एफ एक्स बाई dx dy कर दिया। अब आगे चल पड़ा, और ये ऑलमोस्ट ठीक सा हो गया। अलग अलग जरूर लिख देता हूं, डबल इंटीग्रल आर f3 x बाई जी dx dy माइनस डबल इंटीग्रल f3 x बाई f dx dy। अब आपको एक क्वांटिटी मैं बताता हूं, उसका हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। k डॉट यूनिट वेक्टर k डॉट n1 s1 ds1 की वैल्यू बताओ। k डॉट n1 ds1 किससे कहते हैं वो बताते। ये थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना कि ये चीज का जरूरत है आपको। अब ये क्या हो गया, ये है k और t है, n1 को अभी हम कुछ नहीं करते, अभी चेंज करूंगा। ds1 का वो फार्मूला कौन सा, dx dy, क्योंकि x y प्लेन है, x y प्लेन के लिए क्या होगा dx dy, y z प्लेन के लिए क्या होगा dy dz बाय n डॉट k, तो n1 डॉट k होगा ये ds1 की वैल्यू। अब देखिए ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, k और n1 के बीच का एंगल। ये देखिए बेटे, k और n1 के बीच का ये गामा बनेगा, कॉस ऑफ गामा 1 होगा। और इधर आएगा अपना dx dy फाइन, नीचे आएगा यही सारा, फिर से आएगा मॉड के अंदर, आपको पता है मॉड के 1 मॉड n1 1 कॉस गामा 1 आएगा, k डॉट n1 ds1 की इस स्टेज पर जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसको हम स्टडी करने लगे। इन चीजों को ना हमने ट्रांसलेट करना है दोनों को, तो उसमें एक ट्रांसलेशन रेडी हो रहा है, दूसरे का हो जाएगा वो भी। अच्छा, तो k डॉट इससे हार्ड पार्ट है, हल्का सा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जिस तरह से मैंने समझाया वो समझ में आता है, नहीं तो दूसरी जगह दूसरी चीजें बुक में तो पता ही लगेगा क्या हो रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कॉस गामा 1 dx dy ओके है, जो मॉड कॉस गामा 1 एक्यूट है, गामा 1 बाहर दिखाया मैंने, क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन है उसके वजह से वो एक्यूट एंगल है, और इसलिए मॉड हट जाएगा और कॉस गामा 1 आ जाएगा, कॉस गामा 1 करके ये dx dy की वैल्यू k डॉट n1 ds1 है, k डॉट n1 ds1 है, dx dy की वैल्यू, क्योंकि ये तब है वैल्यू जब सरफेस कौन सा लिया g। ध्यान से देखो, ये जो मटेरियल यूज किया
ये गामा वन कौन सा सरफेस था? जी S1 था वो, S1, तभी K डॉट एन S1 D S1 निकाला ना आपने, S1। तो ये S1 के लिए मटेरियल है वो सारा रैंक जो मिला हुआ है आपको। तो K डॉट N1 D को S1 के लिए मटेरियल निकला हुआ। तो ऑल्सो करके अब एक और स्टडी करता हूं, K डॉट N2 DS2 की वैल्यू दूसरे सरफेस पर क्या होगा। तो K डॉट N2 अभी तो कुछ नहीं करता, DS2 dx dy अपॉन मॉड K डॉट N2 इक्वल टू मॉड K 1 मॉड N2 1 cos of angle between K and N2, angle between K and N2 is gamma 2, इधर हो गया dx dy मॉड K डॉट N2 मॉड K 1 मॉड N2 1, तो और cos एंगल गामा 2 है, यहां दिखा देता हूं आपको, S2 वाला एंगल, ये S2 है अपना। तो N2 और K के बीच का एंगल हमने गामा 2 इसीलिए लिया था, और ये गामा 2 ऑब्ट्यूज है, तो cos गामा 2 नेगेटिव है, गामा 2 ऑब्ट्यूज, तो cos ऑफ दैट। तो यहां पर जो cos गामा 2 है ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए जब मॉड खुलेगा तो मॉड ऑफ माइनस cos गामा 2 प्रोड्यूस होगा। यहां दिस इज cos गामा 2 dx dy, ठीक है, और ये अपना माइनस cos गामा 2, क्योंकि मॉड ऑफ cos गामा 2 इज माइनस cos गामा 2। ये कैंसल हो गया, ये माइनस dx dy आएगा K डॉट N2 DS2। अगर ये वर्क थोड़ा कम करना चाहे तो डायरेक्ट आप माइनस dx dy एक मान लो पूरा कर देना, एक डायरेक्ट लिख देना, आप क्या कर सकते हो। लेकिन जो मैंने इसको समझाया क्योंकि थोड़ा टिपिकल सा पार्ट है, तो मैंने सोचा इसको मैं बता ही देता हूँ, तो मैंने बता दिया। अब आपका वो इंटीग्रल जिसकी बात कर रहे थे ना, यहाँ पर अटके हुए थे, यहाँ तक वो चीज आ गई थी, यहाँ तक, इसके आगे हम बताते इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें अब तक क्या मिला? हमें मिला वो ट्रिपल इंटीग्रल जो इवैल्यूएट कर रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू z dv ओवर वॉल्यूम v इवैल्यूएट कर रहे थे, और उसका एक पार्ट बना था ये देखो f3x by d डबल इंटीग्रल ओवर r, f3x by और उधर dx dy को जी कवर हो गया। जी कवर कैसे हो गया? जी कवर हो गया कैसे कि dx dy हम ये पहला वाला ले रहे जहां गामा वन एक्यूट लिया। तो f3 के साथ क्या है? k डॉट n1 ds1 आया, क्यों? dx dy की वैल्यू हमने निकाली ना, dx dy वाला क्या निकला? kn ds1, ये kn1 ds1, और माइनस dx dy fxy के हिसाब से माइनस dx dy क्या निकला? kn2 ds2 ये तो, और प्लस का हो जाएगा माइनस, उसमें कवर हो गया ये माइनस dx dy की वैल्यू निकली, तो इसमें अभी क्या आएगा? प्लस आएगा, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन, वो क्या आ गया? f3 K डॉट N2 DS2, ये रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रोजेक्शंस ये क्या प्रोजेक्शन एक्स लिया था आपने, इसी तरह वी कैन प्रोजेक्ट इन YZ प्लेन एज आल्सो इन ZX प्लेन, सिमिलर रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड देयर। सो प्रोजेक्शन इन एक्स बाई प्लेन जब आपने लिया तो ये रिजल्ट पैदा हुआ, तो सिमिलरली अदर टू रिजल्ट्स कैन बी रिटन एंड द थ्री रिजल्ट्स कैन बी एडेड, और वहां पे जाके आपको आंसर मिल जाएगा।
सो अब थोड़ा सा और ठहर जाना, तो एक लाइन और लिख के फिर सिमिलरली लिख दूंगा, बड़ा आराम से हो जाएगा। यही एक में और पार्ट निकल गया, मेजर जो डिफिकल्टी थी ना वो मोस्टली निकल गई है। तो ये डबल इंटीग्रल इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो F3 तो अब सेम सा हो गया, F3 सेम लिखिए K डॉट N1 और इधर बोल रहे हो K डॉट N2, यहाँ बोल रहे हो Kn1, यहाँ बोल रहे हो Kn2, DS1 DS2। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा K डॉट वेक्टर N। N की वैल्यू क्या है? N1 भी N2 भी। और DS लिखो, DS क्या है? DS1 भी DS2 भी। DS का मतलब है दोनों पार्ट उसमें एक साथ कवर हो गए। और N1 N2 ना लिख के K डॉट N लिख दो, वो कवर हो गया। F3 पहले से कॉमन था। ये इंटीग्रल्स को ऐड करने का तरीका है एक। So this is one. Similarly, by projecting in other planes, we have the following results. अब हम लोगों को बिल्कुल आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल डालो v df3 by dz। अब ये दूसरा पार्ट कौन सा है? d by dy। हाँ, df2 by dz, हाँ बिल्कुल सही है। df2 by d by dv निकाला जाएगा धीरे धीरे करके, वो तो नहीं तो फिर से पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। डबल इंटीग्रल ओवर सम अदर रीजन। हाँ एक सेकेंड, ये रीजन को भी आर को ना एस लिखना पड़ेगा। डीएस कर दिया ना आपने, तो डीएस कर दिया तो अब यहाँ पे एस आ गया। मैं वही देख रहा, एस वर्ड आ गया, यहाँ भी एस वर्ड आ गया, कौन सा भी एस में आ गया ना, इसलिए। अब इसमें F3 था तो आंसर में F3 आया था, F2 है तो इसमें क्या आएगा? F2 आएगा। और F3 के लिए K आया था तो F2 के लिए J आएगा, डॉट एंड DS ऐसा कुछ आएगा इक्वेशन में। अब एक और लिखो अंदाजे से और तीन को ऐड करके डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू x dv ओवर v, ये सभी उसके पार्ट्स हैं। डाइवर्जेंस F dv, डाइवर्जेंस F के पार्ट्स हैं ये, कार्टेशियन इक्विवेलेंट के। यहाँ आएगा F1 और ये हो गया J, I का नंबर I डॉट एन ds, तीनों को ऐड करो, 1 + 2 + 3 जीएफसी। ट्रिपल इंटीग्रल जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये डाइवर्जेंस F dv है, चाहे तो इनको वैसे ऐड करके लिख दो, नहीं तो डाइवर्जेंस F शॉर्टकट में लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डे डॉट F dv, और इन तीनों का सम करते हैं। ये डबल इंटीग्रल एस है, डीएस है, डीएस कॉपी कर दिया, एन कैप सभी में है तो एन कैप इधर लिख दो, डॉट लगाओ, अंदर क्या है? अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट F1i + F2j + F3k है, तो सीरियल में आना ही था। F1i + F2j + F3k। और ये अपना आ गया डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस। ये वेक्टर एफ है, डॉट एन डीएस, यही तो आपको प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। बाई चांस प्रूफ एग्जाम में आए तो अब आप जरूर करके आइए। मैंने काफी एफर्ट की और स्टेप्स ये समझने लगे। बुक में तो बहुत अजीब सा पैराग्राफ में बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुई है ना उन्होंने, तो थ्योरी में हो जाता है मटेरियल, ये मेजर मटेरियल है और इसमें आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। और आज का प्रोजेक्ट यहीं तक। अब आपका इसमें वेक्टर कैलकुलस में वो एक ही टर्म छूटा है,
स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ, ऐसे लेंदी है उसका भी प्रूफ, लेकिन वो तो भाई 2 पार्ट उसमें भी है, सरफेस के धीरे धीरे प्रूफ हो जाएगा। तो अगले लेक्चर मतलब परसों के दिन हम उसके